नमस्कार वकील, आपका मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट धर्मेंद्र सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम महिलाओं को लेकर के चर्चा करेंगे। और सबसे पहले धर्मेंद्र जी, आपसे मेरा पहला प्रश्न ये है कि किसी महिला के साथ घटित घटना की शिकायत क्या काफी समय बीतने के बाद भी की जा सकती है? देखिए, इंडियन लॉज जो हैं उसमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर्ड होने के जो प्रोविजंस हैं वो सीआरपीसी में प्रोवाइडेड हैं। सेक्शन 154 में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज होने के प्रोविजंस हैं और सेक्शन 154 से ले करके सेक्शन 176 तक एफआईआर के बाद के जो इन्वेस्टिगेशन है, जो प्रोसीडिंग्स हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के लिए, वो सारी इसमें प्रोवाइडेड हैं। तो सीआरपीसी के प्रोविजंस को फॉलो करते हुए सेक्शन 154 के जो प्रोविजंस हैं उसमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज होती है। यहाँ पे जो आपका प्रश्न है वो प्रश्न अति गंभीर इसलिए है कि निर्भया कांड के बाद से जो अमेंडमेंट हुए लॉज में, आईपीसी के सेक्शन में जो अमेंडमेंट हुए, वो अमेंडमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है और वीमेन के फेवर में भी हैं। जो घटना हुई या हो सकती है, उन घटनाओं को दो तरीके से सीआरपीसी में डिस्क्राइब किया गया है। पहला कॉग्निजेबल ऑफेंस, दूसरा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब जो संज्ञेय अपराध जो गंभीर प्रकृति के हैं, जिन पर किसी भी परमिशन की आवश्यकता नहीं है, यदि पुलिस ऑफिसर चाहें तो स्वतः निर्णय लेते हुए गिरफ्तारी कर सकते हैं। और असंज्ञेय अपराध में यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस को विद द परमिशन ऑफ अरेस्टिंग के राइट है सीआरपीसी में। जो 154 का हम अपने दर्शकों को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि किसी महिला के साथ में यदि कोई गंभीर यानी संज्ञेय अपराध घटित होता है। संज्ञेय अपराध का मतलब 376 यानी बलात्कार की प्रोसीडिंग्स हो जाती हैं, या कहीं लूट की प्रोसीडिंग्स हो जाती हैं, या कोई भी ऐसी गंभीर घटना जो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आती है, अगर होती है तो उसको मौखिक सूचना देने के बाद जो थाने का सक्षम प्राधिकारी है उसको ये राइट है कि वो पीड़िता द्वारा कहे गए शब्दों को शब्द व शब्द दर्ज करे और वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के रूप में जो स्टेट का एक डॉक्यूमेंट होता है जनरल डायरी, उस जनरल डायरी में उसका इंदराज करे। वो दर्ज होने के बाद जो कॉपी पीड़िता को मिलती है वो प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की प्रति होती है, जिसके प्रोविजंस 154 में है। धर्मेंद्र जी, आपको मैं रोकना चाहूंगी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लखनऊ से शहनाज हैं। सवाल पूछ लीजिए अपना। हेलो। हाँ जी शहनाज जी, सवाल पूछिए। सवाल ये है कि हमारे बेटे ने हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया है जी। धोखा दे के। और समझ लीजिए 6 महीने से हम खाना नहीं खा रहे घर में। हवा इतना बुरा हाल कर दिया है, घर करा लिया था अपने नाम, बहुत बुरा हाल किया है। और इसने 40 लाख रुपया दुबई ट्रांसफर कर दिया है और ये अपनी बच्चों को, 2 बच्चों को, बीवी को लेकर दुबई जा रहा है। देखिए, आपके साथ जो आपके पुत्र द्वारा, आपके सन द्वारा जो घटना की गई है वो घटना गंभीर प्रकृति की है। अगर वो दुबई जाना चाहते हैं और आपके पैसे को उन्होंने वहाँ के खाते में हस्तांतरित यानी ट्रांसफ़र कर दिया है बिना आपकी सहमति के, तो ये भी एक उनके द्वारा अपराध किया गया है। जो सीनियर सिटीज़न और पेरेंट्स के लिए लॉ है उसके अकॉर्डिंग आपके भरण पोषण की, आपके देखभाल की, आपके जीविकोपार्जन की जिम्मेदारी आपके पुत्र की है। और यदि उन्होंने कोई धोखाधड़ी करते हुए आपकी बिना इच्छा और आपकी बिना सहमति के कोई ऐसा दस्तावेज निष्पादित और निबंधित कराया है जिसके आधार पर उनको रुपए मिले, उस रुपए को उन्होंने ग्रैब करते हुए अपने खाते में ट्रांसफ़र कर लिया, तो ये एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी है। आप उनके खिलाफ जिले के जिलाधिकारी महोदय के समक्ष एक शिकायती प्रार्थना पत्र दीजिए। जैसा कि आपके विवरण से लगता है आप लखनऊ से हैं, तो आप लखनऊ डीएम को एक एप्लीकेशन दीजिए। उस एप्लीकेशन में सारे फैक्ट लिखिए। फैक्ट लिखने के साथ जो एप्लीकेशन का प्रारूप है उस प्रारूप में आप उनके खिलाफ कार्रवाई की प्रार्थना भी करिए। आपके प्रार्थना पत्र पर जिलाधिकारी महोदय संज्ञान लेंगे। एसएसपी को आदेश करते हुए आपके पुत्र के खिलाफ प्रथम इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो आपके पुत्र के खिलाफ दर्ज होगी, उसके हो जाने के बाद उनका वीजा भी प्रभावित होगा, उनका पासपोर्ट भी प्रभावित होगा और वो आपकी इच्छा के बिना आपके रुपए को लेकर कहीं भी नहीं जा सकेंगे।
शहनाज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है या फिर आपको कोई समस्या है तो आप धर्मेंद्र जी से जान सकते हैं। धर्मेंद्र जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं दर्शकों को बता रहा था कि जो सेक्शन 154 सीआरपीसी में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर्ड होने के प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग यदि किसी महिला के साथ में कोई भी गंभीर यानी संज्ञेय अपराध घटित होता है तो संज्ञेय अपराध को जो संबंधित थाने का पुलिस अधिकारी है उसको ओरल कंप्लेंट पे अपने यहाँ जो घटना हुई है उसको दर्ज करना पड़ेगा। इस मैंडेटरी है। इसके लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो प्रतिपादित सिद्धांत दिए हैं, उन प्रतिपादित सिद्धांतों में जो संबंधित प्राधिकारी है थाने का, उसके लिए ये आवश्यक है कि वो कई गई शिकायत को दर्ज करे जनरल डायरी में और उसकी एक प्रति पीड़िता को प्रोवाइड करे। इसके साथ ही साथ ये थाने में उस तरह उसकी घटना की एफआईआर नहीं दर्ज हो रही है तो सीआरपीसी के जो प्रोविजंस हैं उसमें और आगे प्रोसीडिंग्स वो कर सकते हैं। 156(3) सीआरपीसी के जो प्रोविजंस है उसको फॉलो करते हुए कोर्ट में कंप्लेंट दर्ज करने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जी धर्मेंद्र जी, आपको रोकना चाहूंगे। हमारे साथ आगरा से मनोज शर्मा जुड़ चुके हैं। मनोज, सवाल पूछ लीजिए अपना। हाँ मैडम, हमारे क्षेत्र में ये गरीबों को जो राशन दिया जाता है सरकारी, जी उस मामले को लेकर के शिकायत थी। 3 महीने से शिकायत चल रही है जी और हमारी जो जनता है राशन लेने के लिए गई थी, उन्होंने एक वीडियो भी बनाया था जिसके अंदर स्वयं राशन डीलर ने अपना बयान दिया है कि हम अधिकारियों को हर महीने पैसे देते हैं, इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं होगी। और वास्तविक रूप में ये हमें सत्य प्रतीत हो रहा है कि कोई भी कार्रवाई और सुनवाई नहीं हो रही है और मुझे और उस जनता को जान से मारने की धमकियां, झूठे केसों फंसाने की धमकी दी जा रही है। देखिए, आप जो घटनाक्रम बता रहे हैं वो घटनाक्रम अति गंभीर है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो मंशा है, उस मंशा के अनुरूप समाज के अति गरीब वर्ग तक जो भी सुविधाएं सरकार की तरफ से हैं या दी जानी है या दी जा रही हैं, उन सबको पहुंचने और पहुंचाने की जिम्मेदारी अधिकारियों की है। यदि इस तरह का कंडक्ट कोई भी राशन की दुकानदार करता है या अधिकारी उसका सपोर्ट करते हैं तो ये एक आपराधिक श्रेणी में घटना आती है। आप डीएसओ यानी डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर को एक रिटन कंप्लेंट करें, उसकी एक कॉपी एडीएम राशनिंग को भी दें, वो कॉपी वहां आप रिसीव कराएं और इन दोनों कॉपियों की रिसीविंग के साथ में आप मुख्यमंत्री पोर्टल पर इसकी शिकायत दर्ज कराएं, उन कॉपियों को अटैच करते हुए कि हमारी जो एप्लीकेशन है उस पर एडीएम राशनिंग, जिलाधिकारी महोदय या डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है राशन वितरित करने वाले लोगों के खिलाफ। तो निश्चित रूप से आज के समय में जो जांच का तरीका है वो त्वरित पूर्ण हो रहा है और मुख्यमंत्री पोर्टल पर आप ऐसे अगर कंप्लेंट करते हैं तो उस पर संज्ञान भी त्वरित लिया जाएगा। ऐसे राशन के दुकानदारों को, माफियाओं को शासन की तरफ से सख्त निर्देश है कि कार्रवाई हो और कार्रवाई होने के बाद उनके यदि कोई लाइसेंस है तो वो भी निरस्त हो और आपकी यानी आप और आपके साथ के लोग जो शिकायत करता है उनकी भी जान माल की सुरक्षा हो। तो ऐसी स्थिति में आप सब टीम काम कर लीजिए। डीएसओ, एडीएम राशनिंग और मुख्यमंत्री पोर्टल पर कंप्लेंट दर्ज कराने के बाद आपको निश्चित रूप से रिलीफ मिलेगा और जो आपका राशन वितरण का प्रोसेस है उस प्रोसेस को अडॉप्ट करके वो राशन वितरित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। हमारे साथ एक दर्शक और जुड़ चुके हैं। सीतापुर से राजेश हैं, सवाल पूछ लीजिए। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा प्रश्न ये है कि मेरी पत्नी से कई साल पहले सर डिवोर्स हो चुका था। कई सारे मुकदमे लेकिन अभी भी चल रहे हैं क्योंकि डिवोर्स एक्स पार्टी था। तो अब सर उसमें ये हुआ है कि अभी बीच में ही उन्होंने मेरा अकाउंट स्टेटमेंट निकलवाया मेरे फर्जी साइन करके। अकाउंट स्टेटमेंट निकलवाने के बाद में सर ये हुआ कि उनके खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज हो गया, उनके पिता के खिलाफ भी हो गया। अभी परसों तरसों सर जब करवा चौथ का दिन था तब उसका फोन मेरे पास में आता है और वो कहती है कि मैं यहाँ पर करवा चौथ मनाने आ रही हूँ मेरे घर पर। अब मैंने उसको बहुत मना करा कि सर यहाँ पर मत आइए जब तक डिवोर्स हो चुका है, हम लोगों का मुकदमेबाजी चल रही है क्योंकि 420 केस में सर चार्जशीट लग चुकी है उनके खिलाफ। अब वो मेरे पास आई, मैंने उसे रोकने के लिए सर 181 पे फोन किया, महिला था उसने फोन किया, महिला वाला उन्होंने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया सर। उन्होंने कहा कि आप 112 पे डायल करिए। मैं सर एक टीचर हूँ, मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि घर पर कोई पुलिस वाले आए या कोई गाड़ी खड़ी हो।
फिर अंततः हुआ ये कि वो यहाँ पर आई, एक रात में रुकी, अगले दिन फिर वो एक दिन और रुकी, उसके बाद से वो अपने घर चली गई। 2 दिन उसने अपना फोन फिर स्विच ऑफ कर दिया और आज मुझसे फोन करके ये पूछती है कि बताओ आगे क्या करना है। मैं ऐसे समय में सर क्या कहूँ, हालांकि हम लोग बीच में एक बच्ची है सर, हम कंप्रोमाइज चाहते हैं, लेकिन उसके जो पिता है वो इस तरीके की हरकतें करते हैं कि हम कंप्रोमाइज भी नहीं कर पा रहे हैं, ना साथ में रह पा रहे हैं। हालांकि हम चाहते हैं, हमारी पत्नी भी चाहती है साथ में रहना, लेकिन हम फंस बुरी तरीके से गए हैं। इस समय 15-16 मुकदमे हम लोग में चल रहे हैं। क्या करना चाहिए सर मुझे, और देखिए, मैं क्या जवाब दूं? मैंने आपकी बात को समझ लिया। आपके और आपके पत्नी के बीच में जो सेक्शन 13 का डिसीजन है वो भले ही एक्सपायरी हुआ हो, लेकिन उस डिसीजन की वैलिडिटी है, उसकी वैधता है। आपको यदि एक साथ रहना है और आपको कंप्रोमाइज़ करना है आपस में, तो आपको उस एक्सपायरी डिक्री के ऑर्डर को रिकॉल कराना चाहिए। आप दोनों लोग जब एप्लीकेशन दे के कोर्ट में एक्सपायरी डिक्री को रिकॉल कराएंगे तो निश्चित रूप से आपके फैक्ट को भी सुना जाएगा कोर्ट में और आपकी वाइफ के फैक्ट को भी सुना जाएगा कोर्ट में। फिर मेरिट पे डिसीजन होंगे। उस समय अगर आप लोग कंप्रोमाइज करना चाहते हैं तो एक रिटन कंप्रोमाइज सेक्शन 13 के फाइल में भी सबमिट कर सकते हैं और उस केस को विड्रॉ कर सकते हैं। साथ ही साथ जो दूसरे केसेस आपके चल रहे हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के हों, चाहे 498A के हों, चाहे जो भी केसेस हों, उन केसेस को भी विड्रॉल करने के प्रोसीजर्स हैं या उनको कंप्रोमाइज करके सेट असाइड कराने के प्रोविजंस हैं। तो आपको उन केसेस को भी एक साथ खत्म कराना चाहिए। ये पक्ष हुआ आपके कंप्रोमाइज का। और अगर कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं तो आपने जो 420 की FIR दर्ज कराई है आपके ससुर और वाइफ के खिलाफ, उस FIR में जो उनके ऊपर एलिगेशंस हैं उनसे बचने के लिए वो आपके पास आ रही हैं प्राइमा फेसाई। ये आपको समझना चाहिए। वो आपके पास आएंगी, इमोशनल अटैचमेंट आपसे होगा और आपसे उस केस को विड्रॉल करने का प्रोसेस आगे करा सकती हैं। बेसिकली आपके उस केस के दबाव में वो आपके पास में आई हुई हैं। अदरवाइज सेक्शन 13 के केस को डिसाइड कराने के बाद कोई भी महिला इस तरीके से मना करने के बाद अपने ससुराल में अपने पति के पास नहीं आती है। फिर भी सामान्य तौर पर और सामाजिक तौर पर मेरी सलाह आपको ये है कि आप अगर कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं तो एक अच्छी सोच है, आप दोनों लोग कोर्ट में लेकिन कंप्रोमाइज सबमिट करें। उसके लिए सेक्शन 13 के केस को रिकॉल कराते हुए अपने फैक्ट को प्रेजेंट करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। हमारे साथ एक दर्शक उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं, विधु हैं, सवाल पूछ लीजिए। हाँ जी वकील साहब। जी नमस्कार। हेलो, आपकी आवाज आ रही है विधु, सवाल पूछिए। हाँ वकील साहब, एक बात ये बताइए मुझे कि एक मोहतरमा है, उनका 2001 में निकाह हुआ और 2005 में उनके हस्बैंड ने परेशान किया तो उन्होंने पुलिस कंप्लेंट की। पुलिस कंप्लेंट के बाद जो है 2-3 बार इन लोगों को क्या नाम है पुलिस को उसके में जाना पड़ा, महिला उसमें पुलिस के। और उसके बाद उनके पति को दोनों के परिवार को बुला के एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से पंचायतनामा करा दिया गया, करवा दिया गया, जिसमें कि उनके मेहर वगैरह की रकम दे दी गई और एक तलाक लिख दिया गया आपस में। अब उसके बाद 2020 में जब उनका बच्चा 2.5 साल का था, बड़ा हो गया। अब उस बच्चे को जरूरत पड़ रही है क्योंकि जाति प्रमाण पत्र इत्यादि के लिए, तो तहसील से कहीं भी जो है इस धन के क्या नाम है जो पंचायतनामा उसको स्वीकार तो किया नहीं जाता जब तक कि कोर्ट का बाकायदा डिग्री ना हो। तो वो महिला ये चाहती है कि उनको डिग्री मिल जाए। तो क्या मेरा ये पूछना है कि सिविल जज के यहाँ विवाह को शून्य करते हुए और उनको डिग्री दी जाए तो क्या जूनियर डिवीजन के यहाँ ये मुकदमा दायर किया जा सकता है? देखिए, ये एक आपका फैमिली डिस्प्यूट है। फैमिली डिस्प्यूट के लिए फैमिली कोर्ट को स्पेसिफिक प्रोविजंस में राइट है। आपके जिन मोहतरमा का निकाह हुआ और निकाह होने के बाद पंचों के बीच में जो शरीयत के रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए डाइवोर्स हो गया है, तो उस डाइवोर्स का डिक्लेरेशन बाय द सिविल कोर्ट हो सकता है। उनको पारिवारिक न्यायालय में मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग डिक्लेरेशन का रिलीफ सीख करते हुए एक वाद प्रस्तुत करना होगा। उस वाद में कोर्ट उस डेट में, जिस डेट में निकाह हुआ है और उसके बाद जिस डेट में पंचों के बीच में बैठ के उनका तलाक हुआ है, उसको फॉलो करते हुए निकाह के डेट में जो निकाह का निकाहनामा है उसको सेट असाइड करने का डिक्लेरेशन कोर्ट से मिल सकता है। लेकिन उनको फैमिली कोर्ट में उस निकाहनामा को सेट असाइड कराने के लिए
या डाइवोर्स को कराने के लिए फैमिली कोर्ट में अपना पिटीशन फाइल करना होगा और उस पिटीशन में डिक्लेरेशन का या डाइवोर्स की डिक्री का रिलीफ सीक करना होगा। उसके बाद ही वो लीगल और एथेंटिक डॉक्यूमेंट कोर्ट का जो डिक्री के रूप में होगा उसका उपयोग वो कहीं कर सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। और हमारे साथ वेद प्रकाश जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश से। सवाल पूछिए। नमस्कार वकील साहब। नमस्कार भाई साहब। वकील साहब, आपके इस प्रोग्राम के लिए के न्यूज को धन्यवाद कि धन्यवाद आपका। महंगे जो है कानूनी सलाह महंगी मिलती है और वकील उपलब्ध नहीं होते। अच्छे समय से सलाह मिल रही, इसलिए पूरे न्यूज चैनल को और आप सबको धन्यवाद जी। शुक्रिया आपका भी। वकील साहब, निवेदन ये सिविल के जो मामले चलते हैं उसपे आदमी व्यवहार न्यायालय और उसके बाद जिला न्यायालय से प्रकरण में सफलता पा लेता है, उसका फिर रेवेन्यू कोर्ट में लोग चले जाते हैं और इसमें लंबा समय खर्च होता है। आदमी का समय भी लगता है, उसका पैसा भी लगता है, उसकी ऊर्जा भी लगती है और आदमी थक जाता है। इसकी कोई प्रक्रिया हाईकोर्ट में होना चाहिए जिससे कि ऐसे प्रकरणों को प्राथमिकता से सुन ले। हाईकोर्ट स्थिर दे के और नीचे की सारी अदालतों की मेहनतों को बेकार कर देता है। तो शीघ्र सस्ता और सुलभ न्याय हो, सबको मिल जाए, क्योंकि हाईकोर्ट में जाने के बाद लगभग 5-5, 7-7 साल, 9-9 साल हो जाते हैं और वहाँ एक हिस्से के आधार पर नीचे कोई कार्रवाई बंद हो जाती है और जिन लोगों के पास अवैध कब्जे होते हैं वो भूमि स्वामी को। वेद प्रकाश जी, आपकी बात बहुत ही सकारात्मक और सामाजिक है। निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपको मैं आपके ज्ञान के लिए बताना चाहता हूं, सिविल केसेस का जो क्षेत्राधिकार है, जुरिसडिक्शन है, वो सीपीसी के प्रोविजंस के अंतर्गत सिविल कोर्ट को है। रेवेन्यू मैटर्स का जो क्षेत्राधिकार है वो हर स्टेट के रेवेन्यू कोड के अकॉर्डिंग जो रेवेन्यू अथॉरिटीज हैं, यानी तहसीलदार से लेकर के कमिश्नर तक और बोर्ड तक, उनको रेवेन्यू मैटर्स को डिसाइड करने के अधिकार हैं। यहाँ पे मैं आपको डिफाइन करना चाहता हूँ कि बहुत सारी जगहों पर मैंने प्रायः देखा है कि ज्ञान के अभाव में रेवेन्यू के मैटर्स को सिविल कोर्ट में लोग दायर कर देते हैं और सिविल कोर्ट के मैटर को रेवेन्यू कोर्ट में दायर कर देते हैं। तो निश्चित रूप से वहां पर एक ज्ञानवान अधिवक्ता की आवश्यकता होती है जिसको दोनों फील्ड का बृहद और विस्तृत ज्ञान हो, तो वो सही तरीके से आपके सही फोरम पर आपकी मदद करेंगे। दूसरी बात ये, ऑनरेबल हाईकोर्ट के समक्ष यदि कोई याचिका, रिट, अपील या रिवीजन कुछ भी पेंडिंग है तो वहां पर भी आपके प्लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है, जो वहां पे अपने केस को जल्दी से जल्दी डिसाइड कराने के लिए कोर्ट के समक्ष प्रेयर करे, अर्थात न्यायालय के समक्ष जो भी केस पेंडिंग है उसको मेंशन करते हुए, अर्जेंसी को शो करते हुए उसमें हियरिंग कराएं। आर्गूमेंट करा लेंगे तो ऑनरेबल हाई कोर्ट कोई ना कोई रिलीफ जरूर प्रोवाइड करेंगे। लेकिन नॉर्मल कोर्स में जो जनरल डेट्स लगती हैं या जो पैरवी नहीं हो पाती केसेस में, उन केसेस में चाहे आप रेवेन्यू कोर्ट की बात करें, चाहे सिविल कोर्ट की बात करें, ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें या ऑनरेबल हाई कोर्ट की बात करें, परसुएंस के अभाव में ही केस लिंगरान होता है। अभी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, जो सीपीसी में अमेंडमेंट्स हुए हैं, जो रेवेन्यू कोड बने हैं, उन सब में ये प्रोविजंस हैं कि हर केस की एक मियाद है जिसके अंतर्गत जल्दी से जल्दी प्राकृतिक न्याय को ध्यान में रखते हुए न्यायालय को सारे वाद और विवादों को निपटाना है। तो आप अगर इस तरह के किसी मामले से आप ग्रसित हैं तो आपको अपने एडवोकेट के माध्यम से सही परस्यूएंस करानी चाहिए और अच्छे अधिवक्ता को इंगेज करते हुए आपके अपने केस में रिलीफ लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। हमारे साथ हरपाल जुड़ चुके हैं मुरादाबाद से। सवाल पूछ लीजिए। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार जी, सवाल पूछिए। हाँ सर, मेरी शादी सन 99 में हुई थी जी। उसके बाद में सर उसने जो है 125 का मुकदमा डाला, मैंने सेक्टर 9 का डाला, तो सेक्टर 9 जो है सर वो भी खारिज कर दिया, 125 भी इसका खारिज कर दिया। उसने जो है 2005 में दूसरी शादी कर ली बिना तलाक लिए। उसके उपरांत जो है सर मैंने 494 का मुकदमा प्याज के खिलाफ, 494 का मुकदमा अभी लंबित है माननीय न्यायालय में। उसके उपरांत जो है उसने 2009 में फिर एक शादी और कर ली उस आदमी को छोड़कर। अब उसने लेडीज ने अब क्या कहना है 100 वो धारा 13 का मुकदमा मेरे खिलाफ किया है और 498 का भी चल लिया है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? देखिए, आपके
खिलाफ सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट में जो डाइवोर्स का पिटीशन फाइल किया है उस महिला ने, आप उसके सबसे पहले पति हैं। आपके बाद उसने दूसरा विवाह किया बिना किसी तलाक के, और दूसरे विवाह के बाद तीसरा विवाह भी उसने किया बिना किसी तलाक के। तो दूसरा और तीसरा विवाह कानूनी दृष्टिकोण से शून्य है। अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट की बात करते हैं तो दूसरे और तीसरे विवाह की वैधानिकता नहीं है, उसको वैधानिक मान्यता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सेक्शन 13 का पिटीशन जो आपके खिलाफ उन्होंने सबमिट किया है, वो सेक्शन 13 का पिटीशन कोर्ट में चलेगा। आप उसमें ये सारे फैक्ट देते हुए अपना WS फाइल करिए। निश्चित रूप से जो आपने तथ्य बताए हैं उसके अनुसार आपकी पत्नी की ही गलती कोर्ट भी महसूस करेगी और सेक्शन 13 का केस कोर्ट डिसाइड कर देगी। इस बीच में 498A का जो केस उन्होंने फाइल किया आपके खिलाफ, वो केस मेंटेनेबल इसलिए नहीं होना चाहिए कि आपकी पत्नी द्वारा दूसरा तीसरा विवाह करते हुए अपनी खुशी के लिए आपके साथ में नहीं रहते हुए जो आपके ऊपर एलिगेशन लगाए कि उन्होंने साहब दहेज मांगा मेरे विवाह के समय में, तो ये संभाव्य नहीं है। कोई महिला किसी दूसरे तीसरे के साथ रह रही है और वो आपके ऊपर दहेज की बात कहती है, तो व्यवहारिक रूप से ऐसा संभाव्य नहीं है। इन तथ्यों को आप प्रेजेंट करते हुए यदि 313 के स्टेज में 498A का जो केस है उसमें अपना डिफेंस प्रोड्यूस करेंगे तो उस केस में भी आप बाइज्जत बरी हो जाएंगे और इधर सेक्शन 13 का केस आपके फेवर में डिक्री हो जाएगा। तो आप स्वच्छंदता पूर्वक अपना जीवन जी सकते हैं, लेकिन आपको इन सारे केसेस की परसुएंस किसी अच्छे अधिवक्ता के माध्यम से स्वतः करनी चाहिए, अन्यथा विलंब होने से आपको न्याय मिलने में प्रॉब्लम होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। हमारे साथ एक दर्शक गुलशन जुड़ चुके हैं, सवाल पूछ लीजिए। गुलशन जी सवाल पूछिए। लगता है आवाज नहीं आ रही। दिल्ली से हमारे साथ एक दर्शक अजय जुड़ चुके हैं, सवाल पूछ लीजिए। अजय जी आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है संपर्क टूट गया है। हम आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो लगातार हम बातचीत कर रहे हैं और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, पर यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं। दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, SK गुप्ता हैं, सवाल पूछ लीजिए।
मेरा सवाल है, मेरा एक फ्लैट है फर्स्ट फ्लोर का जी, और ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर वाला मिलकर हमने एक कमरा बनाया था जो कि अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन था। जी, तो मेरे पड़ोसी ने मेरे ऊपर स्टे का केस कर दिया था, लेकिन मेरे पड़ोसी ने भी वही अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी किया हुआ था। जी। तो वो केस मेरे फेवर में आ गया। उसके बाद उसने दोबारा से अपील कर दिया, तो मैं क्या करूँगा? देखिए, जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन के खिलाफ अपील है, उस अपील में आपका जो प्रिंसिपल कोर्ट की डिक्री है, उस डिक्री में यदि आपका फेवर हुआ है तो आपको उस डिक्री के ही कंटेंट्स को अपीलेट कोर्ट में प्रेजेंट करने चाहिए और अपील को सेटिसाइड कराना चाहिए। यदि आपके फेवर में लोअर कोर्ट का ऑर्डर है तब, अदरवाइज आपके फेवर में अगर लोअर कोर्ट की डिक्री नहीं है तो आपको अपने अपीलेट कोर्ट में भी एडिशनल एविडेंस, एडिशनल प्ली आप दे सकते हैं। जो प्रोविजंस हैं सीपीसी के, उसके अकॉर्डिंग अभी अपीलेट कोर्ट को भी नए तथ्यों को स्वीकार करने के अधिकार मिल गए हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट के कई प्रतिपादित सिद्धांत हैं इस विषय पर। तो आपको अपील को निस्तारित कराना चाहिए। अपील को निस्तारित कराने के बाद आपके फेवरेबल ऑर्डर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। हमारे साथ गुलशन जुड़ चुके हैं, एक दर्शक सवाल पूछिए। गुलशन जी, अपना सवाल पूछ लीजिए। लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा। आप हमसे फिर से जुड़ सकते हैं, तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और धर्मेंद्र जी, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके से अगर कोई भी घटना घटित होती है और उसके बाद अगर हम शिकायत देर से करते हैं तो क्या कुछ करना चाहिए, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी, मैंने दर्शकों को फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर्ड कराने का प्रोसेस बताया कि जो संबंधित पीठासीन अधिकारी है, थाना अध्यक्ष हैं, थाने के प्रेस्क्राइब अथॉरिटी हैं, उनको किसी भी पीड़िता के शिकायत पर कंप्लेंट दर्ज करनी है और उस कंप्लेंट को दर्ज करने के बाद उसकी कॉपी उस पीड़िता को प्रोवाइड करनी है। साथ ही साथ यदि संबंधित थाने से पीड़िता को न्याय नहीं मिल पा रहा है, यानी उसकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर्ड नहीं हो पा रही है, तो उनको कोर्ट में 156(3) सीआरपीसी के प्रोविजंस के अंतर्गत एप्लीकेशन देके फर्स्ट इंफॉर्मेशन रजिस्टर्ड कराने के डायरेक्शंस लेने के राइट भी हैं। यहाँ पे गंभीर धर्मेंद्र जी, आपको रोकना चाहूंगी, दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुलशन है, सवाल पूछिए गुलशन। जी, मेरा नमस्कार जी। गुलशन जी, अपनी टीवी का वॉल्यूम धीमा करिए। अच्छा, ठीक है जी मैडम। यानी सवाल पूछिए। नमस्कार जी। हाँ जी मैडम, मैंने एक राजमिस्त्री को दिवा कर दिया जी। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल पूरा करिए। अच्छा जी। हाँ जी, मैंने एक मोहम्मद राजमिस्त्री को अपने घर पे टाइल पत्थर लगाने के लिए लगाया था। तो हाँ जी, तो उसने जो है मतलब उसके जान पहचान हमारी होगी, उसके घर भी आना जाना होगी। तो उसके बाद जो है जैसे हमने अपना मकान फ्री होल्ड करवाना था, तो एक भाई हमारा जैसे उसने हमें कहा कि भाई मैं जो है आपका मकान मतलब फ्री होल्ड करवा दूंगा और मैं अपने आप साइन वगैरह करवा लूंगा। तो हमने उसको पैसा दे बैठे और वो हमारा पैसा खा गया। और उसके बाद जो है मतलब फ्री से मतलब पैसे के मैंने कहा मैंने जो है नहीं तुमने करवाया, पैसे वापस करो। तो वो धमकी वगैरह देने लग गया, पहले टाल मटोल करता था। तो फिर मैं पुलिस के पास गया और मेरे पुलिस ने मतलब मेरी बीवी डर के मारे, उनकी धमकियों से डर के मारे मेरे बच्चों को छोड़ के, 2 मेरे बच्चे और बच्चों को छोड़ के तो वो भी उसके पक्ष में हो गए। तो तब मुझे डराने लगे वकील हैं, तो वो भी मतलब जब मुझे डराने लग गया कि तुम्हें मार देगा, मुसलमान है। तो यहाँ का विधायक है वो। गुलशन जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, आप हमसे फिर से जुड़ सकते हैं। धर्मेंद्र जी, आपको इनका प्रश्न समझ में आया क्या? गुलशन जी, आपका जो प्रश्न है उस प्रश्न में कुछ तथ्य समझ में आ रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहे हैं। आपके घर के फ्री होल्ड करने के लिए आपने किसी व्यक्ति को कुछ पैसा दिया था और उसने आपकी भवन को फ्री होल्ड नहीं कराया, आपका ये कथन है। आपने संबंधित थाने में शिकायत की, उसके बाद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने जो भी रुपया दिया था
यदि उस रुपए के देने का कोई प्रमाण है, प्रमाण जरूरी नहीं कि रिटन डॉक्यूमेंट के रूप में हो, अगर ओरल भी कोई एविडेंस को प्रूफ कर देता है या कोई आपके फेवर में गवाह ऐसा है जिसके सामने आपने पैसे दिए हों, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आप पुलिस के द्वारा कार्रवाई न किए जाने की स्थिति में न्यायालय के समक्ष जाकर सेक्शन 156 सब क्लास 3 सीआरपीसी में प्रार्थना पत्र दे सकते हैं और उस प्रार्थना पत्र को देने के बाद कोर्ट आपके मामले को संज्ञान में लेते हुए संबंधित थाने को एफआईआर दर्ज करने के आदेश कर सकती हैं। न्यायालय के आदेश के बाद जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर्ड होगी, उस पर कार्रवाई होने पर जो भी व्यक्ति हैं जिसने आपके पैसे को लेकर हड़प कर लिया है, वो निश्चित रूप से आपसे कोई ना कोई सेटलमेंट करेंगे, अन्यथा वो न्यायालय के समक्ष हाजिर होकर अपनी जमानत कराएंगे। और जो धोखाधड़ी करते हुए रुपए हड़प करने का प्रश्न है या घटना है, यह अति गंभीर प्रकृति की है। ऐसी स्थिति में कॉग्निजेबल ऑफेंसेस उनके ऊपर यदि आरोपित होते हैं तो उनकी बेल भी सामान्य रूप से नहीं होगी। आपको पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने की स्थिति में आपको न्यायालय के समक्ष किसी अधिवक्ता के माध्यम से एक प्रार्थना पत्र धारा 156 उपधारा 3 के अंतर्गत प्रस्तुत करना चाहिए और एफआईआर दर्ज करा के उनके खिलाफ कार्रवाई कराई जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, श्यामलाल हैं, सवाल पूछिए। हेलो श्यामलाल जी, सवाल पूछ लीजिए। हेलो श्यामलाल जी, आपकी आवाज आ रही है, सवाल पूरा करिए। हमारे पास पहले प्रॉपर्टी जो थी हमारे दादा के नाम थी, बाद में हमने इसको अपने पिताजी के नाम कराया। उसमें 28 रूम है, 28 रूम में 28 भड़क रहे थे और हमको भाड़ा नहीं दे रहे हैं। हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास केस करने का पैसा नहीं है, वो लोग भाड़ा नहीं देते हैं। हमारा समाज, अगर मैं कुछ करने जाता तो लोग धमकी देते हैं। ठीक है धर्मेंद्र जी। श्यामलाल जी, आपके प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में 28 कमरे हैं जिन पे लोग किराए पर रह रहे हैं और आपको वो भाड़ा नहीं दे रहे हैं, तो आपको उनके खिलाफ कार्रवाई न्यायालय के द्वारा करनी चाहिए। अब आपका एक कथन ये भी है कि आपके पास आर्थिक स्थिति सुदृढ़ ना होने की वजह से आप पैसे खर्च नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए आपको अवगत कराना चाहते हैं हम कि हर जिले में, आप महाराष्ट्र से बोल रहे हैं, महाराष्ट्र के जिस सिटी में आप होंगे वहाँ जिले की न्यायालय के साथ एक विधिक सहयोग के लिए यानी लीगल सपोर्ट के लिए विधिक जो आपको लीगल एड मिलनी चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए एक डिपार्टमेंट बनाया जाता। आप न्यायालय में जाएं और जिला विधिक परिषद के बारे में जानकारी करें। जिला विधिक परिषद में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एडवोकेट प्रोवाइड किया जाएगा जो आपके केस की परसुएंस करेंगे। और ये गवर्नमेंट ऐसे लोगों के लिए व्यवस्था इसकी करती है जिनको आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं पाया जाता है। तो आप अगर जिला विधिक परिषद के कार्यालय में, जो न्यायालय परिसर में ही होता है, आप जाके एक बार जानकारी हासिल करें और उन सारे किराएदारों के खिलाफ आप किराया ना देने यानी डिफॉल्टर होने के ग्राउंड के साथ इजेक्टमेंट और अपने यूज़ का, जो आपको यूज़ करना है यानी आपके उपयोग के लिए जगह चाहिए, उसका विवरण प्रॉपर देते हैं तो उन सब का या उनमें से कुछ लोगों का बेदखली का कार्रवाई होते हुए उनके खिलाफ डिक्री हो सकता है। तो आप इस परस्यूस पे इस प्रोसेस को परस्यू करें, आप किराएदारों को बेदखल कर सकते हैं और आपके जो आवश्यकता के लिए जगह है वो रिक्त होकर के आपको प्राप्त हो सकती है, यानी उसमें वैकेंसी डिक्लेयर्ड होगी और वो लैंड, वो प्रमाइसेज जो कवर्ड एरिया है आपके यूज़ करने के लिए आपको रिलीज होगा। लेकिन आपको इसके लिए जिला विधिक परिषद से विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करते हुए कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। हमारे साथ दिल्ली से संजीव जुड़ चुके हैं, सवाल पूछिए। संजीव जी, सवाल पूछ लीजिए। लगता है संपर्क टूट गया, आप हमसे फिर से जुड़ सकते हैं। नोएडा से वरुण जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सवाल पूछिए। किसी आदमी ने मतलब कि हमारे जो प्रॉपर्टी हमारे को फर्जी कंप्लेंट लिखवा के 2 लोगों पे और हमसे मतलब कि थाने में जबरदस्ती मतलब कुछ करवा के और हमसे कुछ जो पेपर उसके बनते हुए हमसे ले लिए हैं।
तो हम उसका हमारा क्या रेमेडी होगी? देखिए, आपके साथ थाने में बैठ के यदि कोई कंप्रोमाइज़ कर लिया गया है तो उस कंप्रोमाइज़ की कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है, यानी उसकी वैधानिक पोषणीयता नहीं है। पुलिस के समक्ष दिया गया कोई भी बयान या कोई भी इस तरह का राइटिंग में कंप्रोमाइज़ फर्स्ट साइड में यानी प्रथम दृष्टया स्वीकार कानूनी रूप से नहीं किया जाता है। अगर किसी ने आपको दबाव बना के, चाहे वो पुलिस का अधिकारी हो चाहे कोई तीसरा व्यक्ति हो, आपको दबाव बना के आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स ले लिए, आपसे कोई चेक ले लिए है, आपसे कहीं कोई पेपर्स पे साइन करा लिए हैं, तो ये एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग की श्रेणी में आता है। आप ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मुख्यमंत्री पोर्टल पर कंप्लेंट दर्ज कराएं और कंप्लेंट दर्ज कराने के साथ ही आप जिले के कप्तान और डीएम को लिखित शिकायत करें। इस पर भी कार्रवाई ना हो तो आप कोर्ट के समक्ष 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत कंप्लेंट फाइल करते हुए उस दोषी जन के खिलाफ, चाहे वो पुलिस का कोई अधिकारी हो चाहे कोई व्यक्तिगत व्यक्ति हो, उनके खिलाफ आप कार्रवाई करने के लिए स्वच्छंद है और कार्रवाई आप कर सकते हैं, जिससे आगे का डिफेंस, अगर वो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं तो आपका डिफेंस आगे के लिए स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होगा, एज अ एविडेंस आप उसको प्रेजेंट कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। हमारे साथ अजय जुड़ चुके हैं दिल्ली से, सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी अजय जी, सवाल पूछिए। हेलो मैडम जी, नमस्कार। नमस्कार जी, सवाल पूछिए। हाँ जी, वकील साहब से बात करना चाहते हैं। जी बताइए। आपकी आवाज सुन रहे हैं वकील साहब, आप सवाल पूछ लीजिए। हाँ मैडम जी, मैं ये कहना चाहते हैं, जैसे हमारे पिताजी थे यहाँ पर, हम पिताजी का दिल्ली में इलाज कराते थे, जिला मैनपुरी मेरा। तो अभी पिताजी की डेथ हो गई थी गाँव में, फिर हम उनको ना वहाँ में टिट्टी लगा के फिर आगे फिर दोबारा हम गए। तो मैडम जी वहाँ पर मतलब कुछ लोगों ने ये मेरे से कही, जो फौजी साहब हैं उन्होंने ये कही मेरे से कि तुम्हारे पिताजी पैसे लेके गए हैं 10,000 रुपए। तो मैंने सर, पिताजी तो ये कह रहे थे 10 के 20 में दे दिए बेटे, अब किसी का कोई लेन देन नहीं है। तो फौजी साहब के मैं घर गए, हम दोनों भाई, एक भाई यहीं दिल्ली में रह गया था, हम बड़े भाई को ले गए। तो फौजी साहब के हाथ पर जोड़े, नहीं फौजी साहब पिताजी क्या ले गए थे कि 10,000 रुपए लेके गए थे, और फिर मैंने अब तुम्हारा कैसे क्या है, पिताजी को कह रहे थे कि 10 के 20 दे दिए। तो उन्होंने कह रहे हिसाब तुम्हें जोड़ के दे रहे हैं। तो हमने कितना हिसाब बनेगा, कह रहे 1,80,000 बनेगा। तो मैंने फौजी साहब हम तो दे नहीं पाए, हम जाति की घाट में और हम दिल्ली में अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं। तो उन्होंने कि 1,80,000 रुपये देने पड़े। मैंने कि मैं कहाँ से देंगे, मैं तो मजदूरी करते हैं वहाँ पर दिल्ली में सिलाई का काम। तो फिर उन्होंने कही कि ऐसा है, फिर तुम्हारी खेती बाड़ी है, तो फिर वो पिताजी के नाम है। तो मैंने खेती बाड़ी इतनी था, मेरे 3 भाई 6 बीघा जमीन मेरे नाम, तीनों भाइयों के नाम 2-2 बीघा आई थी। मैंने हम जमीन बेची, हमारी 4 लड़की, हम शादी भी करने के लिए तैयार हो रहे हैं, पैसा जुड़ नहीं पा रहा है। मैंने हम सिलाई का काम करते हैं और बड़ा भाई है वो डिलीवरी काम करता है। देखिए अजय जी, आप जो कह रहे हैं उस कथन में जिस भी फौजी व्यक्ति ने, यानी रिटायर्ड कोई ऐसा फौजी व्यक्ति है जिसने आपके पिता को कोई आर्थिक सहयोग किया था, आपके कथनानुसार, निश्चित रूप से कोई भी सहयोग किसी के द्वारा किसी को किया गया हो वो अलग विषय हो गया। लेकिन यदि उनके द्वारा आप पर दबाव बनाते हुए 10,000 रुपये के एवज में 1,80,000 रुपये की डिमांड की जा रही है तो वो इलीगल एक्ट है, अवैधानिक काम है। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति किसी को ब्याज पर पैसा तभी दे सकता है जब उसके पास मनी लॉन्ड्रिंग का लाइसेंस हो। यदि लाइसेंस नहीं है और वो ब्याज पर ब्याज मांगने की बात कर रहे हैं तो ये उनके द्वारा इलीगल एक्ट किया जा रहा है। आपके कथनानुसार 10,000 का 20,000 रुपये आपके पिता द्वारा उनको दिया जा चुका है। तो ऐसी स्थिति में मृत्यु के बाद ये तो कोई इलीगल डिमांड है, ये एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग, इस पे एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग होनी चाहिए। आप उनके खिलाफ रिटर्न में कंप्लेंट करिए, मुख्यमंत्री पोर्टल पर कंप्लेंट करिए, जिले, आप मैनपुरी के रहने वाले हैं, जिले के एसपी को कंप्लेंट करिए और कंप्लेंट करते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराइए। क्योंकि जो व्यक्ति व्यवहारिक तौर पर आप पर दबाव बना के 1,80,000 रुपये की डिमांड कर रहा है, कल को वो आपसे दबाव बना के आपके खेती का कोई भी दस्तावेज एग्जीक्यूट करा सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने आप को बचाने के लिए पुलिस को प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री महोदय के पोर्टल पर और डीजीपी महोदय को रिटर्न में कंप्लेंट करनी चाहिए। आपकी कंप्लेंट पर संज्ञान लेते हुए उन व्यक्ति के खिलाफ इलीगल एक्ट करने के कारण कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। हमारे साथ आकिम जुड़ चुके हैं, सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी, सवाल पूछिए।
हमारा जो है 294 का मुकदमा था, उसकी हमने जमानत करा ली है, तो अब ये कैसे खत्म होगा? देखिए 294 के मुकदमे में आपने जमानत करा ली है। जमानत कराने के बाद ये सेक्शन कंपाउंडेबल है। इस सेक्शन के लिए आपके अदालत में जहां आपका केस है वहां आपको एक एप्लीकेशन देनी चाहिए कि इस केस को लोक अदालत में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। लोक अदालत प्रत्येक माह या 2-3 माह के बीच में किसी भी दिन सैटरडे को या संडे को लगती है। उस लोक अदालत में ये मामला जाने के बाद जो भी न्यूनतम जुर्माना होगा, मिनिमम जो आपके खिलाफ इम्पोज किया जाएगी पेनल्टी, उसको आप जमा कर दीजिए। वो पेनल्टी जमा करने के बाद आपका केस ये ख़त्म हो जाएगा। वो पेनल्टी कोई बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं होगी कि जो प्रोविजंस हैं लॉ के उसके अकॉर्डिंग मुझे जो जानकारी है उस हिसाब से आप पेनल्टी को डिपॉजिट कर दीजिए। 1000 रुपये या 500 रुपये इसमें पेनल्टी के प्रोविजंस हैं, वो पेनल्टी आप जमा करके इस केस को लोक अदालत के माध्यम से ख़त्म करा सकते हैं। यदि आप इसको कंटेस्ट करना चाहते हैं तो फिर न्यायालय के समक्ष आपको एविडेंस देनी पड़ेगी। उस एविडेंस को दे के जब 313 की स्टेज आएगी उस समय आप अपने एविडेंस को प्रेजेंट करके आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्या है भरण पोषण की परिभाषा? भरण पोषण पर किनका है हक? बेऔलाद किससे पाए अपना हक? भरण पोषण न करने पर क्या है दंड? भरण पोषण की क्या गई है? उनने एग्रीकल्चर लोन लिया था, तो अब इस लोन में माफी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? देखिए, जो आपके घर में किसी के द्वारा किसी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए कोई लोन लिया गया है तो उसमें टाइम पे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सहूलियतें दी जाती हैं। यानी कुछ लोन के इंटरेस्ट को वेव ऑफ किया जाता है या कुछ प्रिंसिपल अमाउंट भी माफ़ किया जाता है। तो आपके घर में जो भी एग्रीकल्चर लैंड की एग्रीकल्चर प्रोसेस के लिए जो भी लोन लिया गया है उस प्रोसेस के लिए आप अपने जो भी बैंक हैं उनसे आप कोऑर्डिनेट करिए, उनको पूरी बात बताते हैं, उनसे पूछिए कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से कौन से डायरेक्शंस हैं जिसके अकॉर्डिंग आप हमारे कुछ लोन को या लोन के अमाउंट के साथ कुछ इंटरेस्ट को माफ़ कर सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। आपको जो भी लेटेस्ट सर्कुलर और जियो हैं स्टेट गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसके अकॉर्डिंग बैंक द्वारा ही अवगत कराया जाएगा कि ये छूट आपको मिलेगी। जो मिनिमम राशि बने उसको आप त्वरित जमा कर दीजिए, क्योंकि बैंक से लिया गया कोई भी राशि लोन के रूप में उसको अदा करना होता है। ये सेट प्रिंसिपल लॉ का है। ऐसी स्थिति में आप जो भी न्यूनतम राशि हो सकती है उसको जमा कर दीजिए। और बैंक में आप OTS की एप्लीकेशन भी दे सकती हैं कि साहब ये अमाउंट इतने इंटरेस्ट के साथ वर्तमान में ये हो गया है, मैं प्रिंसिपल अमाउंट जमा कर सकती हूँ, कृपया प्रिंसिपल अमाउंट को पार्टली एक्सेप्ट करें। तो बैंक के अधिकारियों के पास ये भी स्वविवेका अनुसार निर्णय लेने के अधिकार होते हैं कि वो आपके जो भी अमाउंट है उस अमाउंट में कुछ अमाउंट को डिटेक्ट करते हुए बाकी पार्टली पेमेंट एक्सेप्ट कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। हमारे साथ राम जुड़ चुके हैं, सवाल पूछिए। राम, आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है संपर्क टूट गया। हम आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। धर्मेंद्र जी, हम बात कर रहे थे कि अगर कोई भी घटना घटती है और अगर हम देर से शिकायत क्या कर सकते हैं, इस पर आप अपनी पूरी बात पूरी कर लीजिए। मैंने अपने दर्शकों को बताया CRPC के प्रोविज़न 154 के बारे में, 155 के बारे में, 156 सब क्लास 3 के बारे में, और जो इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस है 176 तक हैं। इसमें फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करना हर पुलिस अधिकारी की जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना जो प्रोविजंस हैं, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, उसके अनुसार आवश्यक हैं। इस पर कोई भी पुलिस अधिकारी मना नहीं कर सकता है, क्योंकि महिलाओं के साथ जो भी उत्पीड़न हुआ उस उत्पीड़न को अगर वो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में है तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज होना
आवश्यक है और उसको दर्ज करना चाहिए और उसमें आगे की कार्रवाई को अंजाम देना चाहिए। जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके लखविंदर सिंह हैं पंजाब से। सवाल पूछिए। हेलो मैम। हाँ जी, सवाल पूछिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, हमने ये सवाल करना है कि हाई कोर्ट में हम सीधा केस फिलअप कर सकते हैं? देखिए, ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, जो भारतीय संविधान के अनुसार आपको अधिकार हैं, वो रिट फाइल करने के हैं, यानी याचिका फाइल करने के हैं। साथ ही साथ ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए किसी भी संज्ञेय अपराध में आपको संभावना है कि आपके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हो सकता है या मुकदमा दर्ज हो गया है, तो उसके लिए आप सीधे हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल में भी जा सकते हैं। प्रोविजंस जो है उसके अकॉर्डिंग जिले के यानी डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट जज या हाई कोर्ट या दोनों जगह, तो आपको मैं आपके क्वेश्चन के रिप्लाई में ये सहूलियत दे रहा हूँ कि आप ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष भी डायरेक्ट अपनी एंटीसिपेटरी बेल के प्रोसेस को कर सकते हैं। साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं उसके अकॉर्डिंग आप याचिका पे जा सकते हैं। याचिका आपसे संबंधित हो या किसी समुदाय से संबंधित हो या जनहित से संबंधित हो, किसी भी याचिका के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट में आप प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली जा सकते हैं। उसमें आपको लोअर कोर्ट में कोई प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। हमारे साथ देव कुमारी जी जुड़ चुकी हैं शाहजहांपुर से। सवाल पूछिए। जी, हमारे घरेलू हिंसा में हमने अपने पति पर मुकदमा किया था। हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, सवाल पूरा करिए। हाँ, किया था, तो उसमें समझौता 2015 में 15 में हो गया था। उसमें उन्होंने ये जिला जज के ने अपील की कि पहले मुकदमा 4 साल चलाया, वो ऐसे तिक्रम लगाते रहे, फिर जिला जज से समझौता हो गया। उसमें 19 काम है, उसमें हमें 5,000 रुपए देने के लिए भुगतान गुजारा देने का तय किया, वो देते हैं। उसमें ये भी लिखा है कि कभी भी अगर आप साथ रहना चाहें तो आप साथ रह सकती हैं। तो हम कहते हैं कि हमें एक कमरा दे दिया जाए, वो कमरा देने को नहीं तैयार, वो डंडे लेकर भागते हैं मारने के लिए। क्या करें? देखिए, आपका जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस डिसाइड हुआ ऑन बिहाफ ऑफ कंप्रोमाइज, यानी सुलह समझौते के आधार पर जो निस्तारित हुआ जिला जज के यहाँ से, उसमें जो आपके मेंटेनेंस की राशि है वो उनके द्वारा दी जा रही है, यानी भरण पोषण का 5,000 रुपये आपको दिया जा रहा है। आपके रहने के लिए छत देने की जिम्मेदारी भी उनकी है। जो प्रोविजंस हैं सेक्शन 12, 18, 90, 20, 21, इसमें हर पति को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत अपनी पत्नी को रहने के लिए छत देने की जिम्मेदारी है, उसके भरण पोषण के लिए राशि देने की जिम्मेदारी है, उसके जीविकोपार्जन के लिए सहयोग करने की जिम्मेदारी है। तो जो प्रोविजंस हैं उस प्रोविजंस को उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। यदि वो आपको घर में कमरा देकर नहीं रखना चाहते हैं तो आपके पक्ष में जो कंप्रोमाइज़ के आधार पर डिक्री हुई है, यानी जो आदेश हुआ है सेशन जज महोदय के यहाँ से, उसके एग्जीक्यूशन के लिए आप प्रिंसिपल कोर्ट में, जहाँ आपका पहले मुकदमा चला डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, वहाँ पे आप कार्रवाई कर सकती हैं। उनके खिलाफ प्रार्थना पत्र देते हुए रहने के लिए एक डायरेक्टिव्स करा सकती हैं। कोर्ट द्वारा, पुलिस द्वारा तहसील उस आदेश का एग्जीक्यूशन करा सकते हैं और आपको रहने के लिए आपको छत दिला सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए धर्मेंद्र जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए और अपना समय देने के लिए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करप्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount